हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 1। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर जिसको भी इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड वो चाहिए, क्या कहते हैं, लिंक चाहिए जिससे कि आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं, तो उनका भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सारी वीडियोस की पीडीएफ ले सकते हैं और उस प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का, वो है अल्टरनेटिंग करंट ही क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट, द करंट विच चेंजेस इन डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड विथ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ऐसा करंट जो डायरेक्शन चेंज करती रहती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ टाइम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये देखो, ये एक अल्टरनेटिंग करंट हो गई है। ठीक है, ये टाइम के साथ साथ अपना क्या कर रही है, डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिक मेन्स सप्लाई इन अवर होम्स विच वेरीज सिंसोडोली विद टाइम एसी वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज। यानी कि जो हमारे घरों में टाइम वो आती है, लाइट आती है, वो भी डिफरेंट वेरी करती है। वो भी क्या होती है, एक एसी सप्लाई ही होती है। ठीक है, और एसी वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, हल्की सी वेव दिखाते हैं, और एसी जो करंट होती है उसे हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अगला है एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। The average value of any function y is equal to fx over an interval from x1 to x2 can be calculated as y bar equal to x1 to x2 integration of fx dx by x1 to x2 dx। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकाल देंगे। फिर उसके बाद द फॉलोज आर सम रिजल्ट्स फॉर एवरेज वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच शुड बी मेमोराइज्ड। यानी कि आपको ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको याद करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यूज को भी, साथ ही साथ ये वाली वैल्यूज को भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे 0 से टी के रिस्पेक्ट में तो आपका आंसर आएगा 0। वहीं पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करोगे 0 टू टी के रिस्पेक्ट में तो आपका आंसर आना है t/2। अगला है फॉर अ सिनुसोइडल वेव द एवरेज वैल्यू इन वन टाइम पीरियड विल बी 0 एज इक्वल करंट फ्लोज इन बैकवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि एक सिनुसोइडल वेव में जो एवरेज वैल्यू होगी एक टाइम पीरियड पे वो होगी 0, क्योंकि जो करंट आगे मूव करी होगी उतनी ही करंट पीछे मूव करी होगी, तो दोनों को एवरेज निकालने में क्या करते हैं, सम करते हैं। तो जो फॉरवर्ड वाली करंट होगी वो बैकवर्ड वाली करंट को कैंसिल आउट कर देंगे, इससे जो हमारा एवरेज आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द एवरेज वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओवर हाफ अ टाइम पीरियड। यानी कि हाफ अ टाइम पीरियड से यहाँ के निकाल देंगे हम। ठीक है, तो आई एवरेज इक्वल टू 0 टू t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई 0 टू t/2 डी टी। यानी कि यहाँ से आई एवरेज आ जाएगा आपका 2 आई नॉट बाई पाई, यानी कि 0.637 आई नॉट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, यानी कि आरएमएस वैल्यू भी जिसे कहते हैं। ये आपका बहुत जगह देखने को मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स में। तो आरएमएस वैल्यू होती क्या है, आरएमएस वैल्यू फॉर एन एसी करंट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट व्हिच व्हेन अप्लाइड टू द सेम रजिस्टर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज एसी। यानी कि आरएमएस वैल्यू एक ऐसी एसी करंट है, वो जब डीसी सप्लाई में लगाया जाए उसको, तो वो सेम रजिस्टर पे सेम अमाउंट ऑफ टाइम प्रोड्यूस करता, करंट प्रोड्यूस करेगा टाइम में एज हीट। ठीक है, जैसे कि एसी प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसको हम मैथमेटिकली दिखा सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी बाई 0 to 2 डी टी, यानी कि इसका होल बाई 1/2। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एन एसी करंट ऑफ 4 एम्पियर इम्प्लाइज दैट आर एम एस वैल्यू इज 4 एम्पियर। यानी कि अगर कहीं पर कहते हैं कि एक एसी करंट है जिसकी वैल्यू 4 एम्पियर है, तो आप समझ जाना है कि उसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो भी 4 एम्पियर ही होगी। ठीक है, उसके बाद लेट हमने माना कि जो करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, जहाँ पर आई नॉट उसकी क्या है, पीक वैल्यू। द आरएमएस वैल्यू रिलेटेड टू पीक वैल्यू इज, तो उसकी जो पीक वैल्यू निकलेगी वो निकली आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। ठीक है, सिमिलरली आई की जगह अगर हम वोल्टेज रख देंगे तो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला और ये वाली दोनों वैल्यूज है ये भी बेसिक से आपको याद करनी है, कि आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा कि क्या कहते हैं, वी आर एम एस व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ फॉर पोटेंशियल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट। अगला है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। यानी कि एसी वोल्टेज को जब आप एक रेजिस्टर के साथ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, कंसीडर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर is connected to an alternating voltage source V equal to V naught sin omega t, where V naught is the amplitude of the oscillating potential difference and omega is the angular frequency। कह रहा है कि हमने एक रेजिस्टर माना जिसकी रेजिस्टेंस है R, यानी कि जो यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस R है इसकी, और वो हमने कहा कि ये कनेक्टेड है एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जो V इक्वल टू V naught sin omega t है, जहाँ पर V naught एम्पलीट्यूड है ऑस्किलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस का, और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हमने किरचॉफ से लगाया तो V sin omega t माइनस आई आर इक्वल टू 0, यानी कि I इक्वल टू
टू, तो आई आर देर चले जाएगा, तो आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो अब वी नॉट अपॉन आर क्या होता है, आई नॉट होता है भाई, ओम्स लॉ को बताया, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर है। ठीक है, इन द ग्राफ बोथ बी एंड आई रीच मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि देखो अभी आई एम का ग्राफ है और ये एम का ग्राफ है। ठीक है, और दोनों जो है यहाँ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पे हैं और दोनों यहाँ पर अपनी लोवेस्ट वैल्यू पे हैं। ठीक, साइमल्टेनियसली देयरफॉर फॉर अ रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट इन फेज विद ईच अदर दैट इज फेज डिफरेंस इक्वल टू जीरो, यानी कि इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा जीरो। अगला है पावर कंज्यूम्ड इन कंप्लीट साइकिल सिंस इक्वल करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन द एवरेज करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, यानी कि क्या कह रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल जब होगा तो इक्वल करंट फ्लो होगी दोनों डायरेक्शन में, तो जो एवरेज करंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा। बट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज नॉट जीरो, लेकिन जो एवरेज पावर कंज्यूम होगा वो जीरो नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द पावर कंज्यूम्ड इज गिवन बाय आई टू आर, यानी कि जो पावर कंज्यूम किया जाएगा वो आई टू आर से किया जाएगा जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो डिपेंड करता है आई टू पे, नॉट आई, एंड आई टू इज ऑलवेज वेदर आई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जबकि वो आई पे डिपेंड नहीं करता और आई टू हमेशा पॉजिटिव होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आई पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमारा आई टू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Thus there is जूल हीटिंग एंड डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पर क्या होता है, जूल हीटिंग प्रोसेस लगती है जिससे हमें पावर पता चलता है कि पी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर और आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो P है वो आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर अपॉन 1/2, तो P का जो एक और अगला फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको याद करना है वो हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन आर हाफ। ठीक है, और जब ये हाफ आ जाएगा तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर भी हो सकता है, क्योंकि हमको आई नॉट पता है आपका कितना होता है, वो होता है हमारा आर एम एस वैल्यू, तो आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट होता है, तो आई नॉट इक्वल टू रूट टू आई होता है, तो यहाँ से हमारा ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। और वैसे ही हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगला नोट किया था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी करंट वोल्टेज ऑफ डीसी लॉज लाइक किरचॉफ्स लॉ एंड जंक्शन लॉ, और जो एसी करंट वोल्टेज होता है वो किरचॉफ्स लॉ को सेम फॉलो करती है जैसे डीसी लॉज किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करते थे। अब अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, तो रोटेटिंग वेक्टर से दिखाते हैं। फेजर ए इज अ वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी कि फेजर्स होते हैं जो, उसमें से जो एक फेजर ए होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो रोटेट करेगा ओरिजिन पे विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, यानी कि ओमेगा के साथ। द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ फेजर्स वी एंड आई गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वी एंड आई। अब जो दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वी और आई के बीच में वो इस तरीके से बनेगा। देयर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड वी नॉट एंड आई नॉट। ठीक है, और जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वी नॉट और आई नॉट से। नोट क्या हो जाएगा, देयर थ्रो द वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, दे आर नॉट वेक्टर्स देमसेल्फ। हमने देखा कि जो वोल्टेज करंट है एसी सर्किट में उसे वेक्टर से तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो खुद में एक वेक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। AC voltage applied to an inductor. Consider an inductor of self-inductor L and negligible resistance in its windings. Thus, the circuit is purely inductive. Let the voltage be V equal to V naught since sin omega t using Kirchhoff's law V minus L di by dt is equal to 0. तो जो नेगेटिव साइन होगा वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, तो V इक्वल टू L di by dt, तो V नॉट sin omega t L di by dt यहाँ पर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करके इस तरीके का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम डायमेंशनलेस मान लेंगे और जो टाइम इंडिपेंडेंट होगा कांस्टेंट होगा वो जीरो, तो हमारा फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, तो द क्वालिटी ओमेगा एल इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को हम दिखाएंगे ओमेगा एल से, यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशंस आर एज रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम रहेगी सेम। ठीक है, अब फेजर है, कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट वी सी दैट करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय n by pi by 2 और 1/4 ऑफ द साइकिल, यानी कि हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को करंट और वोल्टेज के साथ कंपेयर किया इंडक्टिव सर्किट में, तो हमने देखा कि जो करंट है वो बिहाइंड रह रही है 1/4 तक साइकिल, यानी कि हल्की सी थोड़ी सी पीछे रह रही है। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं रह रही है, यानी कि देखो जैसे साइकिल यहाँ पर पूरी हो रही है तो ये थोड़ी देर बाद पूरी हो रही है, साइकिल यहाँ पर नीचे चले गई, ये कुछ देर बाद नीचे जा रही है, कुछ देर बाद ऊपर आ रही है, यानी कि 1/4 टाइम पीछे रह रही है वो। ठीक है, अब बाय पावर कंजम्पशन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर सप्लाई टू द इंडक्टर इज P इक्वल टू आई वी आई साइन इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस सबको कैलकुलेट करके हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है इतना, P आई इक्वल टू माइनस आई नॉट वी नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब जो एवरेज पावर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल से जीरो। दस द एवरेज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर इज वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में जितनी भी एवरेज पावर सप्लाई होगी एक इंडक्टर को उसे हम क्या कहेंगे, जीरो होती है। ठीक है,
अब है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। पहला है कि करंट है जो फ्लो करती है थ्रू द कॉइल एंटरिंग एट ए, यानी कि ए से एंटर कर रही है और बी से क्या निकल जा रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड द कोर गेट्स मैग्नेटाइज, यानी कि जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है और जो कोर होगा इसका वो पूरा फुल्ली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। करंट एंड वोल्टेज आर बोथ पॉजिटिव, यानी कि जो पी आई इक्वल टू वी आई होगा वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है, हेंस एनर्जी क्या होगी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगला है देखो 1 से 2 में जो करंट इन द कॉइल इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग द कोर गेट्स डीमैग्नेट, यानी जो करंट इन द कॉइल है वो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज होने की वजह से जो कॉइल होगा वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब V यहाँ पर नेगेटिव है तो di/dt भी नेगेटिव होगा, हेंस Vi इज ऑल्सो नेगेटिव, तो एनर्जी क्या होगी रिटर्न टू द सोर्स एंड, यानी कि अगर पॉजिटिव होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और नेगेटिव होगा तो जो एनर्जी होगी उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो I बिकम्स नेगेटिव एंटरिंग एट B, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते टाइम करंट नेगेटिव होगी लेकिन जो पोलैरिटी होगी वो उल्टी हो जाएगी जिसकी वजह से V और I दोनों नेगेटिव और दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। और थर्ड और फोर्थ में क्या है कि करंट डिक्रीज एंड रीचेज जीरो, अब करंट कम हुई और जीरो पहुंच गई जिसकी वजह से जो करंट है वो नेगेटिव और जो है वी आई है वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वजह से जो करंट है उसमें क्या होगी वो रिटर्न हो गई, यानी कि जब टोटल पॉजिटिव आएगा तब करंट एब्जॉर्ब होगी, जब टोटल नेगेटिव आएगा तो करंट क्या हो जानी है रिटर्न हो जानी है। ठीक है, हेंस ओवर द एंटायर साइकिल नेट पावर अब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट इज जीरो, यानी कि जो टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट है वो जीरो, यानी कि इसमें कुछ एनर्जी मिली तो कुछ एनर्जी चली गई तो बराबर हो गया, फिर कुछ एनर्जी मिली तो फिर कुछ एनर्जी चली गई, यानी कि टोटल क्या हो गया बराबर, ओवरऑल जीरो। अगला है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट, यानी कि कंसीडर हमने माना कि ये कैपेसिटर है सी कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट है जहाँ पर जो कैपेसिटर है कनेक्टेड एसी सोर्स के साथ और इसको क्या करता है इट लिमिट्स और रेगुलेट्स द करंट, यानी कि उसको लिमिट करता है रेगुलेट करता है करंट को कम्प्लीटली विद फ्लो ऑफ चार्ज। द कैपेसिटर इज रिपीटेडली चार्ज एंड डिस्चार्ज एज अ करंट रिवर्स डायरेक्शन एवरी हाफ साइकिल। अब जो कैपेसिटर है उसको रिपीटेडली चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है। लेट क्यू बी द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एट अ टाइम टी। अब हमने माना कि जो क्यू है वो चार्ज होगा कैपेसिटर पे टाइम टी पे। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी, अब जो उसमें जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो क्या होगा V इक्वल टू क्यू बाई सी, या हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू बाई सी। तो सारा वैल्यूज रख के हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो बनेगा I इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई बाई ओमेगा सी। अब हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स आर जिसे हम डिनोट करते हैं उसी तरीके से जैसे हमने आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर को कंपेयर किया था इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस में, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो जो हमारा इसका फाइनल फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स सी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि ये कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर के लिए तो एक्स सी आ जाता है। ठीक है, और वो इंडक्टर के साथ तो वन अपॉन ओमेगा एल आ जा रहा था। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब है फेजर यानी कि कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन में कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें जो पीरियड है वो भी क्या रहे 1/4 क्या है पीछे रह रहा है, यानी ना इसमें क्या है लीड्स, यानी कि पहले ही हो जाता है। हमने पढ़ा था इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो फेजर है वो 1/4 पीछे रह जा रहा है, और इसमें क्या है कि 1/4 आगे रह रहा है। ठीक है, यानी कि आधा फेज उससे क्या रह रहा है आगे रह रहा है। देखो ये था, ये यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा था जबकि ये पहले ही अपने हाईएस्ट पॉइंट से शुरुआत कर रहा है। फिर देखो जब ये नीचे को जा रहा था तो ये कुछ देर बाद नीचे जा रहा है, फिर जब ये ऊपर आ गया तो ये कुछ देर बाद ऊपर आ रहा है, उस तरीके से हो रहा था, यानी कि जो वहां हो रहा था उस चीज का क्या हो रहा है यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके आगे देखो पावर कंज्यूम्ड कितनी करी है, पावर कंज्यूम्ड टोटल करी है इन लोगों ने इतनी, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया P इक्वल टू आई नॉट वी नॉट अपॉन टू साइन टू ओमेगा टी, और जो टोटल पावर एवरेज पावर होगी वो क्या आ जाएगी जीरो, यानी कि एवरेज पावर इज ऑलवेज जीरो। अब उसके बाद इन्होंने थर्स द एवरेज पावर सप्लाई टू अ कैपेसिटर इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, यानी कि इस तरीके से दिखाएगी कि इस तरीके से टोटल चार्ज गया ऊपर फिर नीचे आया, यानी कि ओवरऑल बराबर, फिर प्लस में गया फिर माइनस में गया, यानी कि टोटल बराबर हो गया, यानी कि जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, तो जो टोटल करंट है एवरेज करंट थी वो भी जीरो हो जाती है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, पहला है कि द करंट फ्लोज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू प्लेट ए चार्ज पॉजिटिवली एंड बी चार्ज नेगेटिवली। अब करेंगे जो करंट है वो बहुत ही तेज फ्लो करता है जिसकी वजह से प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज और बी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। द चार्ज ऑन प्लेट बिकम्स मैक्सिमम एंड करंट बिकम जीरो, अब दोनों चार्ज प्लेट पे जो चार्ज होगा मैक्सिमम हो जाएगा जिसकी वजह से करंट जीरो जाना है। लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी बी क्यू, यानी कि अब हमने माना कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा टाइम टी पे वो होगा क्यू, देन वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, सिंस पी इज इक्वल टू वी आई इज सोर्स पॉजिटिव एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी कि सीधी सी बात है पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है एब्जॉर्ब होती है, और नेगेटिव अगर एनर्जी नेगेटिव में हो गई तो वो रिटर्न हो जाएगी। चलो इसको देख लेते हैं। अब करंट आई क्या है रिवर्स डायरेक्शन में है, तो डिप्लेटेड यानी कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो
जाएगा, ठीक है। अब जब वोल्टेज है मीन्स पॉजिटिव एंड आई इज नेगेटिव, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव आना है, जिसकी वजह से जो करंट होगी उसको रिटर्न कर दिया जाएगा एब्जॉर्ब, जबकि उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद भी सेम है कि 2 3 में एस करंट कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी। अब क्या करंट क्या करेगी, ए से बी तक जाएगी, तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज रिवर्स पोलैरिटी चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल पॉजिटिव आएगा पावर, और हैंड से क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। और उसके बाद 3 से 4 में दोबारा जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन करेगी, दोबारा से 0 हो जाएगा उनका, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे तो 0, तो जो पावर होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी है उसको भी क्या कर दिया यहाँ से रिड्यूस कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया गया जितनी उसको मिली थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सभी टॉपिक्स से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को शेयर जरूर करें, अपने दोस्त के साथ वीडियो को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास आप टाइम बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।